हेलो साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ हमारे चैनल डायमंड कोचिंग पर। आज हम जुड़ने जा रहे हैं 10th क्लास एसएसटी के सेगमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी तक एक चैप्टर समाप्त करा दिया है, आज हम दूसरे चैप्टर मृदा पर बात करेंगे, यानी कि मिट्टी पर। वैसे तो आपको आपके बुक्स में मिट्टी चैप्टर है नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं अपने पास से कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नहीं है फिर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। केवल आपके चैप्टर 10th क्लास में है तो, लेकिन उसे बस केवल छुपा दिया है। उसके क्वेश्चन को जो हमने अभी पहले चैप्टर पढ़ा संसाधन एवं विकास, उसमें क्या कर दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है, मिक्स कर दिया है। बस उसका नाम हटा दिया है, लेकिन उसके सारे क्वेश्चंस अभी तक अवेलेबल हैं, जो कि आपके बुक में अलग से चैप्टर ना होकर उसी चैप्टर में मिक्स कर दिया है। तो मृदा को पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि मृदा के चैप्टर में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन होते हैं उस कहीं से जितने क्वेश्चन होते हैं कहीं से भी बना सकता है, लेकिन बुक्स में टोटल क्वेश्चन के बारे में नहीं दिया है, इसलिए हमें ये चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ता है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बात कहना चाहूँगा कि बच्चों ने बहुत प्यार भरे कमेंट्स किए, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बस यही कमेंट्स और लाइक्स तो हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक ना रोकें, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। ओके, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल वैसे मैंने लिंक नीचे दे रखी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। डायमंड कोचिंग 0987, डायमंड कोचिंग 0987। लेकिन जो शुरू के 4 या 5 मिनट वीडियो के हैं वो कृपया करके कोई भी बच्चा स्किप ना करे, क्योंकि इसमें जो पिछली बातें या और भी नॉलेज वाली बातें बताई होती हैं। ओके जी। और अगर कोई बच्चा अभी से हमारी वीडियो देख रहा है या कोई नया बच्चा आकर हमारी वीडियो देख रहा है, तो कृपया करके वो शुरू से हमारी वीडियो देखें, तभी कुछ बच्चे के समझ में आ सकता है। क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो एक से दूसरे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा अभी नया जुड़ा है तो पीछे जाकर पीछे की वीडियो देखकर स्पीड में डालकर देख लीजिए। ठीक, बाकी हम अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम समाप्त कर चुके हैं संसाधन एवं विकास। मैंने आपको बताया था कि संसाधन क्या है, कितने प्रकार के हैं और इसका संरक्षण। लेकिन संरक्षण हम किसमें करेंगे, मृदा में। ओके, तो हम आज शुरू करते हैं मृदा यानी कि मिट्टी। तो पिछली वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी है वो बनती कैसे है। हमें मिट्टी पढ़ने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि मिट्टी बनती कैसे है। तो लाखों करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी में जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, तो उस विस्फोट से निकलने वाला जो लावा है, जो मैग्मा था, वो हमारी धरती की ऊपरी सतह पर क्या हो रहा था, जम रहा था, इकट्ठा हो रहा था, ठंडा हो रहा था। बार बार ज्वालामुखी फट रहे थे, बार बार लावा इकट्ठा हो रहा था, तो जिससे हमारी चट्टानों का निर्माण हुआ था, जिन्हें हम आग्नेय चट्टानें बोलते थे। आग्नेय चट्टानों का मतलब आग से बनी हुई चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। जैसा कि हमारी पृथ्वी में, जो हमारी धरती में नीचे लावा में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी धातुएं, कई अनेक चीजें हैं, जिस कारण उन चट्टानों में भी आकर क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। अब वो चट्टानें जहां जहां चटकती हैं, फूटती हैं, तो वहीं से हमारे
महीन कण उत्पन्न होकर हमें क्या बनती है, मिट्टी बनती है, जिसे अपर्दन के द्वारा, अपर्दन मतलब नदियों के द्वारा, वर्षा के द्वारा, पवन के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, लाकर क्या किया जाता है, उसे जमा किया जाता है। इससे इससे क्या हुआ है, हमारी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारी मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व, बहुत सारी और अनेक धातुएं, अनेक मिनरल्स हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जिस मिट्टी में मिनरल्स नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, क्या उस पर कोई वनस्पति उग सकती है? तो इसका आंसर नहीं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया था, एक ईंट, अगर आप एक ईंट को पीसते हैं, ईंटों को पीस के गमले में भर दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और क्या कर दीजिए, पौधा लगा दीजिए। वो पौधा क्या जीवित बचेगा? क्या अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके खाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ नहीं है। या फिर एक गमले में सिर्फ और सिर्फ आप राख भरें, केवल राख, और उसमें पौधा लगाएं, क्या वो पौधा जीवित रहेगा? तो इसका भी आंसर नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स या फिर कोई भी धातु नहीं होती। तो फिर हम समझ सकते हैं कि मिट्टी आखिर है क्या। मिट्टी एक समान अनुपात में, मिट्टी में एक समान अनुपात में मिनरल्स, धातुएं यानी कि खनिज जिसे हम बोलते हैं, खनिज और अखनिज, सभी पदार्थ एक अनुपात में होते हैं। कण सभी अनुपात में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी मिट्टी बारीक कणों से बनी है तो वो क्या हो जाएगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगी। और होती भी है, चिकनी मिट्टी होती है, जैसे कि काली मिट्टी मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन एक सही अनुपात में जिस मिट्टी में कण, हर चीज के कण होंगे, वो एक उत्तम मिट्टी होती है। फसल के लिए वह क्या होती है, एक उत्तम मिट्टी होती है। अब मिट्टी में जो पोषक तत्व है या उपजाऊ कण है या जो भी धातुएं हैं, धातु का मिक्स, मैं बड़ी बड़ी धातु नहीं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी धातुएं तो जमीन से खोद के निकाली जाती हैं, जो उसका मिक्सचर होता है वो क्या होता है, हमारी मिट्टी की सतह, ऊपरी सतह पर होता है। किस पे होता है? ऊपरी सतह पर, जो कि बारीक बारीक कणों में जो मिट्टी की जो धूल होती है, उस धूल में मिक्स होता है। अगर वो मिट्टी की ऊपरी परत किन्हीं कारणों से, किन्हीं क्रियाओं से वहां से हटकर दूसरी जगह चली गई, तो क्या उस मिट्टी में उतनी ताकत रहेगी? नहीं। ठीक है, तो हमें बस आज यही समझना है, यानी कि मिट्टी, मृदा। तो सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मृदा क्या है, नहीं, आपसे पूछा जाएगा मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है? अपरदन, अब देखिए यहीं से आपका चैप्टर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आपके बोर्ड के क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और यहीं से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पहला पॉइंट, मृदा अपरदन। अपरदन, सबसे पहले मृदा मिट्टी को तो हमने समझा। अब क्या समझते हैं? अपरदन। अपरदन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, या वह स्वयं चली जाए किसी कारक के माध्यम से, अपने आप किसी कारक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, उसको बोलते हैं अपरदन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? अपरदन। अब वो अपरदन चाहे कटाव के द्वारा हो, इसे हम कटाव भी बोलते हैं, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन,
या फिर किसी के माध्यम से ले जाई जाए। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम अपर्दन मान लीजिए, अगर हम ये कहते हैं कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना, मिट्टी का अपर्दन कहलाता है, यानी कि मृदा अपर्दन कहलाता है। क्या ये ठीक होगा? क्या मिट्टी जहां जहां पर बहुत सारी मिट्टी है, क्या सारी चली जाएगी? वहां पर कुछ बचेगा नहीं क्या? नहीं, तो सारी मिट्टी एक साथ नहीं जा सकती। अपर्दन हम उस क्रिया को बोलते हैं जो मिट्टी के उपजाऊ कण होते हैं, ऊपरी जो पोषक तत्व होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएं और बची हुई मिट्टी क्या हो जाए, बंजर का रूप ले ले। समझे? यानी कि हमारी मिट्टी के जो ऊपरी कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी क्रिया के द्वारा पहुंच जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब हमें यही क्वेश्चन देखना है कि मृदा अपर्दन क्या है। उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का काफी देता है, मृदा अपर्दन क्या है। तो मृदा अपर्दन सुनिए, जब किसी प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा या मानवीय क्रियाओं के द्वारा, ध्यान से सुने, जब किसी प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा या मानवीय क्रियाओं के द्वारा, मानवीय क्रियाओं के द्वारा जब मिट्टी के, मृदा के ऊपरी उपजाऊ कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं, मृदा अपर्दन कहलाता है। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। अब हम समझते हैं प्राकृतिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, यहां पर मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको कमेंट्स में पूछना पड़े, तो फिर भी समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। प्राकृतिक क्रियाएं, प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? प्रकृति, जैसे भूकंप, नदियों के द्वारा मिट्टी को ले जाना, नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी को ले जाना, पवन यानी आंधी तूफान के द्वारा उपजाऊ कण को उड़ा के ले जाना, तीसरा वर्षा के द्वारा, ये सब क्या है, ये सारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। मानव क्रियाएं क्या हो सकती हैं? जैसे विस्फोट करना, या फिर किसी माध्यम से किसी भी मानव की क्रिया के माध्यम से मिट्टी को इधर से उधर ले जाना। तीसरा, किसी भी, जैसे मानव ने कोई बांध बनाना, ये तरह तरीके की क्या क्रिया होती हैं, मानव की क्रियाएं, जिससे मिट्टी का अपर्दन किया जाता है। ठीक है, तो वहीं पर हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर आ जाते हैं। किन्हीं भी, आंसर देखिए, मृदा अपर्दन क्या है? प्राकृतिक क्रियाएं एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक क्रियाओं लिख लिया हमने, इसके बाद हम लिखेंगे कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, आंधी तूफान आना, यानी पवन जिसे बोलते हैं। ठीक है, पवन, हम आंधी तूफान को तो नहीं बोल सकते, पवन एक होती है स्लो मोशन में हवा चलना, और आंधी तूफान क्या होता है, बहुत अधिक तेजी से हवा चलना, लेकिन हम यहाँ पर इसको इसी माध्यम से लेंगे। ठीक है, आंधी तूफान यानी कि पवन आना, पवन चलना। ठीक है, नदी का बहना, नदी द्वारा जल का बहना, या वर्षा का जल, ये सब क्या करते हैं, ये सभी कारक मृदा के उपजाऊ कण को, ऊपरी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, प्राकृतिक क्रियाओं व मानवीय क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, फिर आप जो प्राकृतिक क्रिया होंगी वो प्राकृतिक क्रिया लिख देंगे, के द्वारा, के माध्यम से, जब मृदा के यानी मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, या उनका कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मृदा अपर्दन क्या है। अभी तक आपका केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है जो कि बोर्ड का क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन क्या है। मृदा
अपरदन क्या है। अब आगे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। आप मृदा को कटने से कैसे कैसे रोक सकते हैं। इसके अनेक प्रकार हैं मृदा अपरदन संरक्षण, जिसे हम रोकना, यानी कि अगर हम मृदा अपरदन को कटने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब उसका हम संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए। अगर मृदा अपरदन कहीं से जाकर कहीं मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, तो जिस जगह से मृदा हट रही है, मिट्टी हट रही है, वो क्या हो जाएगा, बंजर है। तो उसका हमें क्या करना है, उसे रोकना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो रोकने के कुछ उपाय तो होंगे। आखिर कैसे कैसे रोका जा सकता है भाई? क्या प्राकृतिक क्रियाओं को हम रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन कुछ उनमें बदलाव, कुछ अपने क्षमता के अनुसार उनमें बदलाव कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम प्राकृतिक क्रियाओं से लड़ जाएंगे, नहीं नहीं, मनुष्य की इतनी हैसियत अभी तक नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय सुझा सकते हैं। जैसे नंबर 1, वनों की कटाई कम करके और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। दूसरा, जो ढालदार जमीन है वहां पर मेड़बंदी करके। तीसरा, उपजाऊ या गीले खेतों में पशुओं की चराई ना करवाकर, चराई को रोककर, यानी कि खेत में पशु चरने ना जाएं। नंबर 4, किसी भी क्रिया के माध्यम से, यानी कि कोई भी ऐसी नेगेटिव क्रिया जिससे हमारी खेत की उपजाऊ भूमि दूसरे तक जाती है, ठीक है, उस क्रिया को भी हम रोक कर। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी आ सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बांध बनाना, ये तरीके की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे संरक्षण के उपाय हैं। अब हम इसे क्वेश्चन के आंसर में डालते हैं। नंबर 1, वनों की अनियमित कटाई को रोकना तथा पेड़ को अधिक से अधिक लगाना। अब पेड़ मिट्टी कटाई को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ मिट्टी के कटाव को कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, जिस स्थान पर पेड़ों की कटाई हो जाती है, सबसे पहले तो उस स्थान पर क्या होता है, अगर कोई तेजी से बारिश आ रही है तो वहां पर वर्षा की बूंदें तेज गति से आके मिट्टी के कण पर गिरती हैं, यानी कि जिससे वो क्या क्या होते हैं, ऊपरी कण धुलते हैं। दूसरा कारण, जहां पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, मृदा को बांधने का काम करती हैं। ठीक है। तीसरा कारण, अगर कहीं से बहता हुआ जल आ रहा है और बीच में कहीं पेड़ है, तो बहता हुआ जल उससे टकराएगा और वो कण भी वहां पर कुछ ना कुछ रुकेंगे। मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, और अगर अनेक पेड़ कहीं जगह किसी जगह है तो वहां पर मृदा का अपरदन कम होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% रोक सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इसलिए मिट्टी की पेड़ की कटाई को रोकना और क्या करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना क्या कर सकता है, हमारी मृदा अपरदन को कम करता है। ठीक। और तीसरा और चौथा कारण क्या है, मान लीजिए ये हम बात करेंगे राजस्थान की, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान। वहां पर भूमि का निम्नीकरण होता चला जा रहा है। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि कम होती चली जा रही है, जो बची हुई भूमि है बंजर होती चली जा रही है। कैसे? एक तरफ तो राजस्थान में रेत है और एक तरफ उपजाऊ मिट्टी है। जब भी हवा चलती है या तेज आंधी तूफान आता है तो वो रेत उड़कर क्या करता है, उस उपजाऊ भूमि पर जाकर गिरता है, जहां पर क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण होता चला जा रहा है। यानी कि क्या बनता चला जाता है, वहां पर रेत रेत बनता, मतलब कि रेत का एरिया बढ़ता चला जा रहा है, उपजाऊ का एरिया क्या हो जाता है, कम होता चला जा रहा है। क्या हम आंधी तूफान को रोक सकते हैं? नहीं। हम क्या कर सकते हैं, जहां तक रेतों की कतार, मतलब कि रेत की एरिया है, वहां
कुछ चौड़ाई में लगातार कुछ पेड़ों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे रेत आएगा हवा में और क्या होगा, पेड़ों से टकराकर वहीं की वहीं नीचे गिरेगा। ठीक है, और हमें जो भी हमारी उपजाऊ भूमि है वो क्या होगी, रेतीकरण से बच जाएगी। तो ये क्या, पेड़ क्या है, भूमि के निम्नीकरण को या मृदा अपरदन को बहुत ही तेजी से रोक। तो इसलिए पहली क्रिया है हमारी क्या होगी, पेड़ की अनियमित कटाई को रोकना एवं ज्यादा से ज्यादा पेड़ को क्या करना, लगाना। अब दूसरा क्या है, अभी मैं आपको केवल समझा ही रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। दूसरा क्या है, ढालूदार जमीन पर क्या करना, मेड़बंदी करना। मान लीजिए आपके ऊपरी कण है, ऊपरी कण तो मिट्टी के जो ऊपरी उपजाऊ कण है, आपने क्या किया, खेत को सींचा, खेत में पानी लगाया। अब पानी लगाने के बाद क्या हुआ, बारिश हो गई। खेत में क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा, दूसरे खेत में जिधर उसका ढाल है। मान लीजिए आपने सिंचाई नहीं की, केवल बारिश ही इतनी हो गई जिसके उस खेत के पानी कण कहाँ पहुंच जाएंगे, दूसरे खेत में। तो आपके खेत की क्या है, प्रोडक्टिविटी जो उसके उगाने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए। जगह जगह पर खेत में क्या करना चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मानो कोई भी कहानी का ले लेते हैं, रामू ले लेते हैं कहानी का। बेचारा उसका खेत क्या है, ढालूदार भूमि पर है। तो वो क्या करता है, उसे इतनी बात तो पता नहीं है, तो वो क्या करता है, जब बारिश होती है तो वो कभी भी पानी को नहीं रोकता। वो सोचता है पूरी खेत की मिट्टी थोड़ी धुल जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मिट्टी के जो ऊपरी उपजाऊ कण होते हैं वही तो केवल उसे क्या दे रहे हैं, फसल दे रहे हैं। तो वो कभी भी जो बारिश होती है कभी भी नहीं रोकता है। तो काफी लंबे समय तक उसके जब हर सीजन में, हर बरसात की सीजन में पानी क्या होता है, दूसरे खेतों में जाता रहता है, लेकिन फिर वो पाता है कि उसके खेत में कोई भी फसल ठीक तरीके से अपना प्रभाव नहीं दे रही है। लेकिन उसके बराबर वाला जो खेत है उसकी हर साल क्या है, खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। तब जाके उसे पता लगता है कि कारण क्या है भाई। तब उसे रोकने के लिए क्या करता है, वो मेड़बंदी कर देता है। अच्छा, ये हो गया मेड़बंदी करना। तीसरा, पशुओं की चराई को रोकना। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर एक पशु के चरने से, दो पशु के चरने से, तीन पशु के चरने से खेत की प्रोडक्टिविटी चली जाएगी। मान लीजिए आपका खेत गीला है, बेचारा 1 या 2 बीघे का खेत है। अब उसमें आपने क्या लगाया, उस खेत को सींचा या पानी लगाया, या फिर बरसात हो गई, खेत गीला हो गया। अब एक रात उसमें 100 या 200 गायों का झुंड आके चर के चला जाए, अब बताइए क्या होगा। उनके खुरों से चिपक कर जितनी भी ऊपरी उपजाऊ कण होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। या आपने जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होंगे, आपने देखा होगा अगर कोई अपने भैंसों को या गायों को चराने जाता है तो खेत वाला अपने खेतों में चराने नहीं देता है। क्या उसकी खेत की वैल्यू घट जाएगी, जी वैल्यू घट जाएगी। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता होती है, वो सोचते हैं कि खेत वाले बन गए हैं, जी उसकी खेत की वैल्यू घटेगी, क्योंकि आपके पशुओं के खुरों से जो चिपकने वाली मिट्टी उपजाऊ कर दूसरे खेत में चले जाएंगे, फिर वो क्या करेगा उस खेत का। ये तीन कारण। चौथा कारण मैंने आपको अभी नहीं बताया। चौथा कारण एक और होता है, अधिक से अधिक खेतों की सिंचाई करना। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ज्यादा खेतों की अधिक से अधिक सिंचाई करने से खेत बंजर होता है, जी अधिक से अधिक सिंचाई करने से खेत क्या होता है, बंजर होता है। पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। जो लवणीय पानी होता है उसमें 1000 लीटर में कितना, 1 लीटर में 35 1000 लीटर में 35 ग्राम
और जो थोड़ा शुद्ध पानी होता है उसमें 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम। जब आप खेत में पानी अधिक सिंचाई करते हैं तो पानी क्या है, बाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, लेकिन नमक तो नहीं उड़ता ना। तो नमक क्या है, खेत में रह जाता है। और जिस खेत में नमक की मात्रा अधिक बढ़ेगी, क्या वहां पर फसल होगी? कभी नहीं हो सकती। यही इसी परेशानी से जूझ रहा है आज हमारा पंजाब, क्योंकि पंजाब में कोई भूमिगत जल से ही क्या हो रही है, चावलों की खेती। और चावल के लिए क्या चाहिए, अधिक पानी। जब वो हर साल अधिक पानी चावलों में लगाते हैं तो क्या होता है, धानों में लगाते हैं, हर साल सिंचाई उनकी बहुत अधिक से अधिक मात्रा उनकी बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण उनके खेतों में नमक की मात्रा बढ़ रही है और उनकी उपजाऊ भूमि की किस्में बंजर भूमि में बदल रही है। आने वाले समय में अगर पंजाब ने ये काम अपना क्रियाएं नहीं रोकी तो 2 नुकसान होंगे। एक तो उनका भूमिगत जल कम होगा, दूसरी बात उनके खेतों की क्या प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, बंजर बन जाएंगे सब खेत उनके। आपको पता है कि अगर 1 किलो चावल, जो आप घर में 1 किलो चावल लेके आते हैं, वो उन 1 किलो चावल को घर तक पहुंचने में, उग कर पहुंचने में 1000 लीटर का पानी लग जाता है। यानी 1 किलो चावल में 1000 लीटर का पानी आपका लगता है। यानी कि 1 किलो चावल को पैदा करने में, उसे उगाने में 1000 लीटर जल की जरूरत है। अब सोचिए कितना चावल आपके खेत से निकलता है, तो कितने हजार लीटर की एक बार से, मतलब कितने हजार लीटर की सिंचाई होती होगी खेतों की। और जबकि मैंने बताया 1000 लीटर में 30 से 35 ग्राम जल, नमक। तो सोचिए एक बार की सिंचाई में, चावल की एक बार की सिंचाई में कितना नमक आपके खेत में मिलता है। तो अधिक सिंचाई से क्या होता है, आपकी भूमि क्या हो जाती है, बंजर होती है। इसी चीज को रोकने के लिए आपने सुना होगा कई राज्यों में टपक पद्धति का यूज किया गया है। पानी की टपक पद्धति का क्या किया गया, यूज। यानी कि उतना ही पानी यूज करना जितना कि पौधे को चाहिए। उन्होंने खेत खेत में क्या कर रखा है, बांसों की नलियां बिछा दी हैं। बांसों में क्या कर दिया है, सुराख, और लोटे से किसी चीज से बांसों में पानी डालते हैं, और जहां पर पौधा होता है वहीं पर पानी क्या होता है, पौधे के ऊपर जमीन पर टपकता है। ठीक है, जिससे हमारे खेत में क्या होता है, हमारा खेत में बंजीकरण भी कम होता है। हमारे भूमि के पानी का भी उपयोग क्या होता है, अधिक नहीं होता है। इससे कई फायदे हैं। तो इस पद्धति को हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी भूमि अपर्दन या भूमि को निम्नीकरण करने के ये क्या हो गए, प्रभाव हो गए। लेकिन इनको क्या करना है, हमें कम करना है, यानी कि संरक्षण करना है। तो मृदा का क्या करना है, संरक्षण करना है। तो यहीं से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। मृदा अपर्दन क्या है तथा मृदा अपर्दन को संरक्षण करने के उपाय सुझाइए, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय समझाइए, या मृदा संरक्षण क्या है। तो एक तो हमने मृदा अपर्दन देखा कि मृदा अपर्दन क्या है, और दूसरा क्या आया, मृदा का संरक्षण। ठीक है, तथा इसके उपाय अभी हमने देखे, संरक्षण। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, मृदा का संरक्षण क्या है तथा इसके संरक्षण करने के उपाय भी लिखिए। मृदा का संरक्षण किन्हीं मानवीय प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जब मृदा के उपजाऊ कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या कटाव करके चले जाते हैं, मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा को संरक्षण, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, मृदा के किसी भी क्रियाओं के द्वारा, मानवीय प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जब क्या करते हैं, मृदा के कण क्या होते हैं, उपजाऊ कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो क्या होता है, उनसे मृदा का कटाव होता है। जिसको संरक्षण करने के लिए हमें निम्नलिखित नियम अपनाने चाहिए। नंबर 1, वनों की कटाई को रोकना, पेड़ लगाना। नंबर 2, पशुओं की चराई को रोकना। नंबर 3, खेतों की मेड़बंदी करना। इसके बारे में जो मैंने आपको समझाया है वो आपके नोट्स में लिखा है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको दोनों तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको तुरंत की तुरंत याद
हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं, एक ही बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। याद तो अभी से ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था आपको एग्जाम में मेरी बताई हुई थ्योरी रट के नहीं जाना है। आप सामाजिक का मतलब होता है समाज के बारे में, समाज यानी कि समाज के बारे में हमें खुद देखकर हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसको केवल देखकर हमें अपने शब्दों में खुद आंसर लिखना है। आंसर को हमें अपने शब्दों में खुद लिखना है, और जब आप खुद लिखेंगे तभी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अगर किसी किताब का या मॉडल का या किसी टीचर की थ्योरी सेम टू सेम रट के जा रहे हैं तो आपके नंबर नहीं आएंगे। कारण, क्योंकि जब आप रटेंगे तो कहीं ना कहीं तो भूलेंगे ना कहीं तो लाइन गायब करेंगे। लेकिन जब आप किसी चीज को समझ रहे हैं तो उसमें लाइन भूलेंगे नहीं, आप एक दो लाइन और बढ़ा देंगे। इसलिए हमारे नंबर क्या होते हैं, समझी हुई चीज में ज्यादा अच्छे आते हैं। किसके, रटने के पद्धति से मुताबिक समझने में ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। और जब आप समझे, देखिए एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या एग्जामिनर ये चाहता है कि आप बिल्कुल शुद्ध टर्मिनोलॉजी लिखें कि प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं। क्या एग्जामिनर ये चाहता है बच्चे से ये नहीं, एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे ने चैप्टर को समझा है या नहीं समझा है। अगर समझा है तो अपनी भाषा में लिखेगा, यानी कि एकदम ऐसी भाषा जो कि बच्चा भी समझ जाए। और अगर नहीं समझा, रट के आया है, तो किताब की भाषा यानी कि पुरानी टर्मिनोलॉजी को लिखेगा, तो वो खुद समझ जाएगा कि आपकी क्या है, नॉलेज रटी हुई है या फिर समझी हुई है। एग्जामिनर वो कॉपी अधिक पसंद करता है जिसमें बच्चा बिल्कुल ऐसे समझा के ले जाए क्वेश्चन को जैसे पढ़ने वाला भी कोई बच्चा हो तो वो समझ जाए कि क्या लिखा है। आप ये ना समझें कि हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, और अच्छे नंबर देगा। तो इसीलिए ये लेक्चर है, केवल आपको समझाया जा रहा है। अब आपने समझ लिया, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन और आंसर को एक बार आप पढ़ लीजिए नोट से। जब नोट से पढ़ लेंगे बस आपको फिर केवल आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद अपने शब्दों में आंसर लिखना है, देख के नहीं लिखना है। ये भी आपको क्या किया जाएगा, होमवर्क में दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम पहले चैप्टर कंप्लीट करें। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, मृदा का अपर्दन क्या है, नंबर 2 मृदा का संरक्षण क्या है, नंबर 3 मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो तीनों क्वेश्चन अलग पूछेगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो मृदा अपर्दन क्या है तथा इसको मृदा अपर्दन के उपायों को सुझाइए। मृदा अपर्दन रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। या फिर मृदा संरक्षण क्या है तथा इसको रोकने के उपाय क्या है। या फिर कह देगा आपसे केवल मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। तो केवल हमारी आज की वीडियो में 3 पॉइंट लिखे हमने, मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण तथा मृदा अपर्दन के कारण क्या है तथा मृदा अपर्दन के उपाय क्या है। अभी मैंने चौथा कारण कहां से जोड़ दिया, मैंने आपको कारण भी तो बताए थे। अरे भाई जो कारण है उन्हीं को रोक दोगे तो वो उपाय हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो गए ये 4। 5वां आपका होगा भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण, तो देखिए मैंने आपसे जैसा कि बोला था कि 30 से 35 मिनट की वीडियो से मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर हम 1 घंटे की वीडियो रखते हैं तो एक चैप्टर 1 दिन में जाएगा, और अगर 30 से 35 मिनट की वीडियो रखते हैं तो एक चैप्टर आपका 2 दिन में जाएगा। हमारे पास टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 चैप्टर है जियोग्राफी में, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन में आपकी पूरी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और जितना कम क्वेश्चन करके जितना अधिक देरी में समझेंगे उतना अच्छा समझेंगे। कोई बच्चे होते हैं कि अरे यार 30 या 35 मिनट में केवल सर ने 2 क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन कराए, इतना लेक्चर। मैं आपसे कोई बातें थोड़ी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले दिन बोला था कि मैं लेक्चर भी ऐसे दूंगा जिसमें आपको केवल एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ने से आपको पूरा आंसर याद होगा। तो ऐसा करने से थोड़ा तो लेक्चर अधिक तो समझाने पड़ेंगे ना। मैं आपसे ना तो कोई बातें कर रहा हूँ, केवल आपको क्या है, अभी तक मैंने जब से वीडियो स्टार्ट करी है केवल आपको समझाया ही है, कोई बातें एक्स्ट्रा कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो ये वीडियो जो लंबी हो रही है केवल उद्देश्य ये है कि आपको एग्जाम टाइम में एसएसटी से बिल्कुल आप फ्री हो जाए, आप दूसरे सब्जेक्ट देखें। आपको पता लगना चाहिए कि एसएसटी के अरे कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइम खराब करोगे
तो बोर्ड के टाइम पर आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर अभी मैं आऊं और क्वेश्चन बोलूं और कह दूं चलो बेटा कॉपी पेन उठाओ और मैं बोलना शुरू कर दूं, केवल लिखवा दूं, चला जाऊं, 15 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन 35 मिनट में भाई 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। कारण आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। लिखने कुछ नहीं, लिख तो आप खुद लेंगे, नोट्स भी जा रहे हैं, आज मैं सारे नोट डाल दूंगा जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, लिख तो आप खुद पा रहे हैं। मेन चीज है समझना। लिख तो आप खुद लेंगे, मुझसे अच्छा लिख लेंगे, यकीन मानिए। एग्जामिनर उस कॉपी को सबसे अच्छी वैल्यू देता है जिसमें बच्चे ने लिखा होता है, उस कॉपी को वैल्यू नहीं देता है इतनी जितना कि बच्चों ने याद करके लिखा होता है। वो तो ये तो बच्चे का याद है भाई, ठीक है, बच्चे की मेमोरी अच्छी है, बच्चे ने याद कर रखा है, वो उसके एवरेज नंबर होते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर ये देखेगा कि अरे बच्चे, भाई थ्योरी तो ऐसी है जैसे कि बच्चे ने पूरे चैप्टर समझा हो, यानी बच्चे के माइंड में पूरा चैप्टर है भाई, तो उसको एवरेज नहीं, जो नंबर होते हैं टोटल नंबर मिलते हैं। तो इसलिए केवल हमें पॉइंट को समझना है, रटना नहीं है। रटोगे भूलोगे नंबर भी औसतन होंगे। आजकल लोग कहते हैं सामाजिक के नंबर भाई 60-70 से ऊपर नहीं जाते, किसी किसी 80 से। भाई जाएंगे तो तब ना जब आप चैप्टर को समझ के जाएंगे। आपने क्या कर रखा है, मॉडलों से रट रखा है, नोट से रट रखा है, क्वेश्चन पूछ कहीं गिरा है, आप बता कहीं गिरे हैं। चीजों को समझिए। और पहली बात, अगर आपने पहला चैप्टर लेक्चर वाइज समझ भी रखा है और अगर आपका क्वेश्चन कोई घुमा के दूसरी तरीके से भी देते तो आप समझ जाएंगे अरे ये तो चीज इससे जुड़ी है, ये ऐसे ऐसे बताया था, लिख दोगे फटाफट। तो टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एक चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट होता है। अच्छा, इसको अब लोग कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो, एक चैप्टर फिर भी 2 दिन में कंप्लीट। क्या आपके स्कूल में 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट होता है? बताइए मुझे। फिर भी आप डेली जाते हैं पढ़ने, जाते हैं नहीं जाते हैं? डेली जाते हैं। एक एक हफ्ता लग जाता है एक चैप्टर में। यहाँ तो केवल एक चैप्टर 2 ही दिन में हो रहा है ना, और प्लस आपको याद भी हो रहा है साथ में। ओके, तो इसलिए जैसे आपने आप लोगों ने कल प्यार दिया था, लाइक कमेंट्स और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल तभी ग्रो होगा जब हम वीडियो को शेयर करेंगे। जितनी बड़ी हमारी फैमिली हो जाएगी उतना ही हमारे चैनल का कद उतना बड़ा होगा। और बाकी कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, कल के बच्चों के जो आंसर थे वो भी एकदम क्लियर थे, मुझे देखकर काफी मुझे खुशी हुई। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम कल अगले इससे आगे मिलते हैं, इसी चैप्टर पर इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। कल आपके ये वाला मृदा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।